वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ चौसर और मेडिवियल पीरियड। ये टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिटरेचर में सडन चेंज आया था। तो ये एज है चौसर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम चौसर को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 1066 AD ये वो टाइम पीरियड है जबकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मन क्या है। नॉर्मन निकला है नॉर्थ मैन से, यानी कि ये वो लोग थे जो कि नॉर्थ से आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले अटैक किया फ्रांस पे, और फ्रांस पे अटैक करने के बाद यहाँ उन्होंने शादियाँ की और यहाँ पे बस गए। इसकी वजह से इनकी ज़बान में फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी हद तक शामिल हो गई थी। जब वो यहाँ सेटल हो गए तो उसके बाद इस डेट पे यानी कि 1066 AD पे इन्होंने इंग्लैंड में अटैक कर दिया। इंग्लैंड पे अटैक करने के बाद ये जीत गए यहाँ पे आके, और इन्होंने जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच कर दी, क्योंकि जो जीत जाता है वो अपनी ही लैंग्वेज को सबसे ऊपर रखता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुसीबत आई थी वो ये कि यहाँ की जो आम आवाम थी वो बोला करती थी ओल्ड इंग्लिश, जो कि एंग्लो सैक्सन की थी ज़बान, और ये लोग बोला करते थे फ्रेंच, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच थी, जिसकी वजह से जो राइटर्स थे वो भी फ्रेंच में लिखना शुरू हो गए थे। तो इस मिली जुली ज़बान को कहा जाता है एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज, और इस पीरियड को कहा जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इस टाइम पीरियड में 2 यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये अराउंड 1200 में आके ओपन हुई थी, और इस वक्त जितनी भी बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी। आम पब्लिक की पहुंच से बहुत दूर इसलिए होती थी क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जिसकी वजह से बुक बहुत महंगी हुआ करती थी। तो 1200 में नॉर्मन्स जो थे उनकी लैंग्वेज फ्रेंच कम होती चली गई, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती चली गई। तो जिसकी वजह से ये एक न्यू लैंग्वेज बनी, और जिसे कहा जाता है इन बिटवीन लैंग्वेज। इन बिटवीन लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा जाता था उस लिटरेचर का नाम था रोमांस लिटरेचर, और इसमें जो रोमांस दिखाया जाता था वो एक वुमेन और मैन के बीच नहीं दिखाया जाता था, बल्कि किसी भी आर्मी का, उसकी कंट्री का लव दिखाया जाता था, यानी कि पैट्रियोटिक लव पे बुक्स लिखी जाती थी। तो इस ज़माने में मोस्टली राइटर्स फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करते थे। इसी वक्त एक राइटर थे लेमोन, इनकी एक बुक थी लेमॉन्स ब्रट। तो इस ब्रट बुक में उन्होंने 16,000 लाइंस में पहली मर्तबा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की पहली बुक थी जो इन्होंने उस ज़माने में लिखी जब ज़्यादातर राइटर फ्रेंच में लिखा करते थे। तो इनकी ये बुक लिखने से इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। अब राइटर्स जो थे उनके पास एक ही थीम थी, यानी कि किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर थीम हुआ करती थी जिस पे मोस्टली राइटर्स लिखा करते थे। तो जब जॉफ्री चौसर पैदा होते हैं तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एडवर्ड III रूल कर रहे होते हैं कंट्री पे, और उनके ज़माने में एक वॉर स्टार्ट होती है जिसका नाम है 100 Years वॉर। ये वक्तन फ़वक्तन वॉर चल रही होती है 2 मुल्कों के दरमियान, फ्रांस और इंग्लैंड। तो जब जॉफ्री चौसर बड़े होते हैं तो वो सबसे पहले इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हैं। और जब वो इस लड़ाई में एक दफ़ा फ्रांस के हत्थे चढ़ जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, तो एक बहुत भारी कीमत दे के वापस ये इंग्लैंड आते हैं, और उसके बाद ये बन जाते हैं रॉयल कोर्ट के मेंबर। तो वहाँ पे उस वक्त रॉयल कोर्ट का मेंबर होना बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से ये अपनी एक जर्नी शुरू कर देते हैं। अपनी जॉब के सिलसिले में ये जाते हैं फ्रांस, और फ्रांस से यहाँ पे उन्होंने लिखने का काम करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इनबॉर्न पोइट होते हैं। तो फ्रांस में जो इन्होंने काम किया था वो आप नोट कर लीजिए। एक इन्होंने, इनकी जो मशहूर बुक है वो है रोमन डे ला रोस। दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी बुक ऑफ द डचेस। तो ये 2 वर्क इनके फ्रेंच वर्क हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद ये वहाँ से ट्रैवल करते हैं इटली की तरफ। जब ये इटली पहुँचते हैं तो ये इटली पहली जगह होती है जहाँ रेनेसांस स्टार्ट हो चुकी होती है। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि रेनेसांस इटली से स्टार्ट हुई थी। तो ये वो टाइम पीरियड था जब
जॉफ्री चौसर इटली जाते हैं और वहाँ पे रिनाइसेंस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ आकर वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। तो जो इनकी यहाँ पे लिखी हुई बुक्स हैं उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, एनेलिडा एंड आर्केटा। तो यहाँ तक जब इटली में इनके ये काम प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद ये दोबारा आ जाते हैं इंग्लैंड। इस वक्त तक एडवर्ड थर्ड जो रूल कर रहे होते हैं वो ख़त्म हो चुका होता है उनका रूलिंग पीरियड, और दूसरे किंग यहाँ पे आ चुके होते हैं जिनका नाम है रिचर्ड टू। रिचर्ड टू जब वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं और जॉफ्री चौसर अपनी राइटिंग लिखना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त कुछ और भी राइटर्स होते हैं जो इनके कंटेम्प्रेरी हैं और बहुत ही फेमस होते हैं, उनके नाम भी नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट जॉन गॉवर और सेकंड विलियम लैंगलैंड। उसके बाद यहाँ एक मूवमेंट शुरू होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इसे आप याद रखिएगा, और उस मूवमेंट का नाम है लॉलार्ड मूवमेंट। लॉलार्ड मूवमेंट जो स्टार्ट करते हैं उनका नाम होता है जॉन विक्लिफ। इस मूवमेंट में क्या हुआ था ये हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जॉन विक्लिफ जो थे वो एक प्रीस्ट थे, यानी ये एक चर्च में रहने वाले प्रीस्ट थे, और उस वक्त जो है रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही पावरफुल था। वहाँ पे आम पब्लिक जो थी वो बाइबल नहीं पढ़ा करती थी, बाइबल इंग्लिश लैंग्वेज में था भी नहीं, बल्कि जो सिर्फ प्रीस्ट होते थे, मंक्स होते थे, चर्च में रहने वाले, वो बाइबल पढ़ा करते थे और लोगों को उसके बारे में गाइड किया करते थे, लेकिन ख़ुद आवाम जो थी वो बाइबल नहीं पढ़ती थी। उससे नुकसान क्या हुआ, कोई भी मसला होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मंक्स से पूछा करते थे कि इसका क्या हल है। जैसे कि कोई शख्स अगर कोई सिन करता था, गुनाह करता था, तो वहाँ के मंक्स ने, वहाँ के प्रीस्ट ने अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो कि उन्होंने बताया था कि बाइबल के अकॉर्डिंग कोई भी शख्स गुनाह करके उसको मंक्स को और प्रीस्ट को पे कर दे तो उसका गुनाह धुल जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी कि गरीब आदमी कोई भी जुर्म करता था तो उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी, लेकिन जितना अमीर आदमी होता था और जितना बड़ा गुनाह करता था, उतने बड़े गुनाह के उतने ज़्यादा पैसे होते थे जो कि मंक्स को दिए जाते थे, और उसके बाद वो अपने सिन वॉश कर लिया करता था। तो ये एक बिब्लिकल वर्स जो उन्होंने ख़ुद से बनाई थी मंक्स ने, उन्होंने आवाम को बता दी थी। तो जितने भी मोनार्की के पीपल थे, जितने भी बादशाह होते थे, बेइंतहा अमीर होते थे, बड़े बड़े गुनाह करते थे और बस पैसे देते थे मंक्स को, प्रीस्ट को, और छूट जाया करते थे। सब कुछ गलत हो रहा था। तो ये एक शख्स थे जॉन विक्लिफ, जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, लॉलार्ड मूवमेंट, जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था रोमन कैथोलिक चर्च पे। दूसरी जो इस एज की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है द ब्लैक डेथ 1348। ये हुआ था, ये इंसिडेंट था, प्लेग आया था इंग्लैंड में, जिसकी वजह से यहाँ की काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये ख़तरनाक पीरियड टाइम था चौसर के ज़माने का, जिसमें प्लेग फैल गया था। और फिर इंग्लैंड में चौसर ने जो अपना सबसे बड़ा काम लिखा था, सबसे बड़ा वर्क, जो कि 1388 में लिखा, जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स, जो कि इनकम्प्लीट था चौसर का, क्योंकि 1400 में उनकी डेथ हो गई थी, और ये पहले पोइट थे जिन्हें वेस्टमिनिस्टर अबे में दफनाया गया था। और जैसे ही चौसर की डेथ हुई, लिटरेचर भी कहा जाता है सो गया, और कुछ अरसे तक लिटरेचर में कोई बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क नहीं हुआ। तो ये एज ऑफ चौसर थी, जो कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अच्छी तरह समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।